चलो आओ, थोड़ा आगे शुरू करते हैं कहानी। चलो एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या करते हो तुम लोग। नीचे लिखो। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री कॉन्सेंट्रिक spherical cells shown in the figure। ठीक है। ये आर, ये टू आर, ये थ्री आर। इनके चार्जेस दिए हुए हैं क्यू, टू क्यू एंड थ्री क्यू। लिख के दिखाओ चलो। पूरे सिस्टम की पोटेंशियल ये लिख के दिखाओ। अरे ऑडियो वीडियो आ रहा है, देखो आज थोड़ा सा नेट का इशू है, पता नहीं क्यों। अरे अभी ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, देखो। वॉइस आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है? अब ठीक है, देखो।
अरे यस सर मतलब क्या है, साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बोलना। चलो जरा इस प्रॉब्लम को करके दिखाओ। नेट का इशू है, पता नहीं बार बार कनेक्ट हो रहा है, डिस्कनेक्ट। चलो ट्राई करो। अरे अब ये कह रहा है वीडियो रुक गया। चलो ठीक है, फटाफट ट्राई करो। कह रहा है बताओ इन तीन कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल का पोटेंशियल जी क्या होगा, जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी लिख के दिखाओ क्या आएगा। तो याद करो कल हमने एक मैकेनिज्म बनाया था कि किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल जी लिखा जाएगा एज अ सम ऑफ यू सेल्फ प्लस यू म्यूचुअल। तो आओ लिखते हैं जरा फटाफट। यू सेल्फ और यू म्यूचुअल। तो यू टोटल जो आएगा वो आएगा यू सेल्फ प्लस यू म्यूचुअल। पहले सेल्फ वाला लिख लो। क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फिर 2Q का स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R। फिर 3Q का स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3R। ये हो गया यू सेल्फ। अब आएगा यू म्यूचुअल। तो आर और 2R वाले का लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2KQ इंटू क्यू बाई 2R। ठीक है, इन दोनों का हो गया। अब आएगा 2Q और 3Q वाले का। वो हो जाएगा
3 के क्यू इंटू 2 क्यू डिवाइडेड बाई 3 आर। और अब एक रह गया है क्यू और 3 क्यू वाले का, तो वो हो जाएगा 3 के क्यू इंटू क्यू बाई 3 आर। तो देख लो, यही तो लिखोगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आता है 7 क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जो कि तुम लोगों का नहीं आया। फिर कहाँ आया? अब हमारा गजनी 2 बोलेगा सर मेरा तो आया देखो। तो बाकियों का तो नहीं आया ना। तो पोटेंशियल लिखने में तुम लोग को पंचवर्षीय योजना चाहिए रे। चलो फिर से एक लिख के दिखाओ। ये आर का है, ये 2 आर का है। चार्जेस है क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू। चलो लिख के दिखाओ। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फटाफट लिख के दिखाओ। फटाफट लिखो, यू सेल प्लस यू म्यूचुअल। चलो और लिख देते हैं। आप देख लेना, पहले यू सेल्फ लिखते हैं। तो यू सेल्फ हो जाना है क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 आर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 आर। तीन तो काम ही खत्म हो गया। अब आएगा म्यूचुअल वाला, तो म्यूचुअल वाला पहले इन दोनों को लिख लेते हैं, फिर इन दोनों को लिख लेंगे, फिर इन दोनों को लिख लेंगे। तो आ जाएगा -k³ बाई 2 आर इंटू क्यू। फिर आएगा
माइनस के कैपिटल क्यू बाई 3R। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है इसका और उसका। अब इसका उसका लिख लो, तो ये आ जाएगा प्लस KQ² बाई 3R। कितना आंसर आ गया देख जरा यहाँ से। सब कह रहे हैं तो मैंने मान लिया कि यही आ रहा होगा। चलो आओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखो, बैटरी नीचे लिखो, चार्जिंग प्रोसेस ऑफ कैपेसिटर्स charging process of capacitors are not done by us. Charging process of capacitors are not done by us. It is basically done by the battery. अरे थोड़ा पढ़ा लेने दे रहे अभी। पढ़ाए बिना तुम लोग का डाउट शुरू हो जाता है। पढ़ाने तो दे, एक बार पूरा पढ़ा देंगे, फिर जो मर्जी आप पूछते रहिए हो ना। It is basically done by the battery. For example, after flashlight is being used, after flashlight is being used in the camera, अभी के पास से 1% भी ना पढ़ाए तो उन लोग का डाउट शुरू हो जाता है। पढ़ाने तो दो, सब पढ़ाएंगे हम खुद ही है सब। For example, after flashlight is being used in camera, capacitor gets discharged and it is again charged by the battery. And it is again charged by the battery. Heading डालो, work done by the battery. वर्क डन बाय द बैटरी। ध्यान से सुनो, जैसे हमने दो केस ले लिया है। एक ले लिया ये वाला केस, मान लो क्यू चार्ज ऐसे जा रही है और इस बैटरी का वोल्टेज या ईएमएफ है वी। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। और एक केस में हमने इसको ऐसे ले लिया, ये है ए, ये है बी, और क्यू चार्ज ऐसे जा रहा है। तो ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ का पोटेंशियल जीरो मान ले, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? तो समझ में आता है कि V होगा। तो अगर Q चार्ज पहले यहाँ था तो उसकी पोटेंशियल जी रही होगी QV, लेकिन जब यहाँ आया तो हो गया जीरो। अब ये बड़ा अजीब सा बात है कि पहले एक पॉजिटिव चार्ज के पास QV एनर्जी था, बैटरी को क्रॉस करने के बाद वो एनर्जी हो गई जीरो। तो क्या आप बता सकते हो कि ये QV एनर्जी आखिरकार गया कहाँ?
बताओ। हाँ, सामर्थ सही कह रहा है। सामर्थ कह रहा है कि सर बैटरी अभी ना चार्ज हो रही है। तो बैटरी अगर चार्ज हो रहा होगा तो भाई कहीं ना कहीं से एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा, तो यही एनर्जी कंज्यूम किया है। इसका मतलब बेटा एक बात बताओ कि इस केस में बैटरी ने वर्क किया है या बैटरी पे वर्क हुआ है? इस केस में बैटरी पे वर्क हुआ है, तो कितना वर्क हुआ है, यानी वर्क डन ऑन द बैटरी इज इक्वल टू क्यू वी। अब यहाँ आ जाओ। मान लो यहाँ का पोटेंशियल है जीरो एज्यूम्ड। तो यहाँ का पोटेंशियल समझ में आ रहा है कि वी होगा। यानी यहाँ की पोटेंशियल जी क्यू चार्ज का निकालेंगे तो जीरो आएगा, और यहाँ पोटेंशियल जी क्यू भी आएगा। ध्यान से देखो, जीरो पोटेंशियल एनर्जी के साथ बैटरी में कोई इंटर किया और निकला क्यूवी एनर्जी के साथ। ये कैसे हुआ? इस बार बैटरी ने वर्क किया है या बैटरी पे वर्क हुआ है? हाँ, इस बार बैटरी ने वर्क किया, वैसे दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। यानी वर्क डन बाय द बैटरी। देखो किताब जो ईएमएफ का, यानी ईएमएफ का जो किताबी डेफिनेशन है वो कहता है कि जब बैटरी अपने नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में 1 कूलम के चार्ज को पास कराता है तो बैटरी वर्क परफॉर्म करता है उसके ईएमएफ के बराबर। तो यहाँ पे बैटरी क्यू चार्ज को ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, तो ऑब्वियसली जो बैटरी वर्क परफॉर्म कर रही होगी वो होगी क्यू इंटू वी, जो कि आया भी है, देख लो। कहने का मतलब ये हो गया कि भैया वर्क डन बैटरी करे या वर्क डन बैटरी पे हो, दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा, क्यू इंटू वी। बोलो क्लियर है क्या सबको? आप दो छोटे छोटे एग्जांपल लेते ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए। कैलकुलेट कैलकुलेट वर्क डन बाय द सेल इन फॉलोइंग टू केसेस एज सोन। कह रहा है दो केस हम डायग्राम में दे रहे हैं, आप मुझे बताओ। 2 कूलम का चार्ज, 5 वोल्ट का बैटरी। 10 वोल्ट का बैटरी, 5 कूलम का चार्ज। बताओ। हर केस में वर्क डन बाय द बैटरी कितना होगा?
तो पहले केस में बैटरी ने वर्क किया है 10 जूल का, और दूसरे केस में बैटरी पे वर्क हुआ है 50 जूल का। तो बैटरी ने वर्क किया होगा माइनस वाला 50। ठीक है, छोटा एग्जांपल आप समझ गए, आगे लिखो। बेसिक्स ऑफ, जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा भी टच करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, तो आगे हम आपको समझाएंगे। बेसिक्स ऑफ आरसी सर्किट। बेसिक्स ऑफ आरसी सर्किट। देखोगे कि जब आप कैपेसिटर हम लोग पढ़ेंगे लास्ट क्लास में, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो हम लोग को ऐसा सर्किट बना के दिया जाएगा। ये है किताबी सर्किट। ठीक है, एक कैपेसिटर, एक वोल्टेज, एक स्विच, ये सब लगा दिया। लेकिन आपको पता है कि कैपेसिटर और बैटरी को कनेक्ट करने वाला जो तार है, उसका अपना कुछ ना कुछ तो पक्का रेजिस्टेंस होगा ही होगा। यानी दिस सर्किट इन रियलिटी विल लुक्स लाइक ऐसा। कैपेसिटर, रजिस्टर, वोल्टेज, ये है अपना रियल सर्किट। ये है अपना रियल सर्किट। मैंने क्या किया है, जितने भी कनेक्टिंग वायर थे उनका अपना कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा, उन सारे रेजिस्टेंस को मैंने इकट्ठा कर दिया है। अब जो हमारे यहाँ तार हैं, दीज वायर्स आर आइडियल। ठीक है, मतलब अगर हम किसी सर्किट में केवल कैपेसिटर दिखा रहे हैं, रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। उस सर्किट का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस पक्का रहा होगा। उसको मैंने यहाँ पे दूसरे वाले डायग्राम में आपको इंडिकेट करके बताया है। अरे बोलो, बात समझ में आ रहा है क्या? अब आरसी सर्किट जो है, जान के रखो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मुश्किल तो कुछ है ही नहीं, आसान ही है। और थोड़ा समझाते हैं आपको, नीचे लिखो, नीचे लिखो। आरसी सर्किट एट टी इज इक्वल टू जीरो। आरसी सर्किट एट टी इज इक्वल टू जीरो। जीरो टाइम पे आरसी सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा, नहीं होगा, ये सब समझना है हमको। ठीक है, ध्यान से समझो। अगर हम लोग यहाँ का पोटेंशियल जीरो मान ले, अज्यूम्ड, तो यहाँ का पोटेंशियल भी होगा और यहाँ का पोटेंशियल भी होगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि अभी मैंने t इज इक्वल टू जीरो पे स्विच को बंद किया है। क्या t इज इक्वल टू जीरो पे स्विच को बंद करने के ठीक बाद कैपेसिटर पे कोई चार्ज आएगा क्या? अगर एट t इज इक्वल टू जीरो कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं है। नहीं नहीं बेटा, t इज इक्वल टू जीरो की बात कर रहे हैं, अभी तो जस्ट कोई के पास चार्ज नहीं था, हमने स्विच को ऑन किया है। टाइम बीतेगा तब ना चार्ज आएगा। जब आप कह रहे हो इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज ही नहीं है, मतलब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो जीरो आएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा मतलब जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वही पोटेंशियल यहाँ का होगा, जीरो पोटेंशियल यहाँ का तो ये यहाँ का। तो अब देखो, रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आ गया वो भी का आ गया। यानी जो आई की वैल्यू आएगी वो आएगी भी बाई आर।
मतलब समय शून्य पे करंट सर्किट में दौड़ रहा है आई इज इक्वल टू वी बाई आर, लेकिन अभी कैपेसिटर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है। हाँ जी बोलो, क्लियर है ये बात? अब सुनो, मेरा ध्यान से सुनना। आरसी सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत है। सुनो जरा ध्यान से। फिर से हम बोल रहे हैं, चूंकि जीरो टाइम पे हमने स्विच को बंद ही किया था और स्टार्टिंग में कैपेसिटर में कोई भी चार्ज नहीं था। और कैपेसिटर पे जीरो टाइम पे कोई भी चार्ज नहीं था। अरे आवाज आ रही है ना? अरे आ रही है आवाज? अरे अब आ रही है आवाज, देख। अरे अब आवाज आ रही है? हाँ सुनो, आज आज लाइट बहुत कट रहा है, पता नहीं क्या पंगा है थोड़ा। चलो थोड़ा सा मैनेज कर लो। हाँ तो क्या कह रहे हैं, सुनो। हम कह रहे हैं कि जीरो टाइम पे कैपेसिटर पे कोई भी चार्ज नहीं था और हमने स्विच को बंद कर दिया, तो जब जीरो चार्ज था इसका मतलब उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो हो गया तो फिर मैंने सर्किट में ऐसे वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन करा के करंट निकाल लिए। लेकिन अब क्वेश्चन दिमाग में आता है कि अरे कैपेसिटर तो ओपन पाथ है, तो कैपेसिटर से होके चार्ज का फ्लो कैसे हो गया? दिमाग में तो आता है ना कि कैपेसिटर तो ओपन पाथ है, तो फिर कैपेसिटर से होके चार्ज का फ्लो कैसे हो गया? क्या आप बता सकते हो कि कैपेसिटर से होके, जो कि कैपेसिटर एक ओपन पाथ है, तो ओपन पाथ से होके कैसे करंट का फ्लो हो सकता है? करंट को फ्लो करने के लिए हमेशा कंटिन्यूअस पाथ चाहिए। बताओ बताओ, सोचो एक बार सभी। हाँ जी बताओ, और कोई? नहीं, कंटिन्यूअसली अभी तो चार्ज हो रहा है, डिस्चार्जिंग की बात तो ये बहुत दूर है।
कभी कभी हमारे दिमाग में आता है कि ऐसा तो नहीं है कि बैटरी कुछ सप्लाई करता होगा चार्ज। ध्यान रखेंगे कि बैटरी कभी चार्ज सप्लाई नहीं करता है, बैटरी बेसिकली एनर्जी सप्लाई करता है। तो बैटरी तो खैर है नहीं कि जो उसको चार्ज सप्लाई किया होगा। बोल बोल। नहीं तो बाउंड करो, बाउंड है तो फिर चलेगा कैसे? बाउंड चार्ज कहाँ से भागेगा? कहा तो जो भी भागता है फ्री भागता है। देखो ऐसा कुछ रहा होगा, देखो मैं आपको समझाता हूँ, सुनो। जीरो टाइम पे तो कैपेसिटर पे कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी होगा। करंट कैसे फ्लो किया होगा ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है इसका। एक पॉसिबिलिटी है कि जो कैपेसिटर का प्लेट आपको दिख रहा है ऐसा, यहां से एक माइनस डीक्यू चार्ज यहां से निकला होगा और इस प्लेट पे आ गया होगा। तो डीक्यू चार्ज अगर ले गए तो प्लस, यहाँ से गया है तो माइनस आएगा ना। प्लस ही ले लो, छोड़ो। मतलब dt टाइम में dq चार्ज इस प्लेट से निकल के इस प्लेट में आया होगा। और यही dq बाई dt जो है इस वायर से पास होने वाला करंट है, जिसकी वैल्यू एट t इज इक्वल टू 0 आ रही है v बाई आर। और बात समझ रहे हो क्या? इसका मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा कि राइट वाले प्लेट से dq चार्ज निकल के लेफ्ट वाले प्लेट में आया होगा इन द टाइम इंटरवल dt, जिससे dq बाई dt हम जब निकाल रहे हैं वो i के बराबर आ रहा है, और वही i v बाई आर के बराबर है एट t इज इक्वल टू 0। तो बोल। हम कह रहे हैं कि जीरो टाइम पे कैपेसिटर पे कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन आगे तो चार्ज आएगा ना। एक पॉसिबिलिटी बनता है कि राइट वाले प्लेट से डीक्यू चार्ज निकल के लेफ्ट वाले प्लेट में आ जाए। और हम जानते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो अगर डीक्यू चार्ज राइट वाले प्लेट से निकल के लेफ्ट वाले प्लेट पे आया होगा इन द टाइम इंटरवल ऑफ डी टी, देन आई मस्ट बी रिटर्न एज डी क्यू बाई डी टी। और यही डी क्यू बाई डी टी आर टी इज इक्वल टू 0 इज वी बाई आर। क्या बात समझे क्या? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो सन्नाटो। माइनस डी क्यू चार्ज ले लो, माइनस डी क्यू, सेंस मिलाना है तो। माइनस डी क्यू ले ले, क्या दिक्कत है? अरे माइनस डी क्यू लेगा तब तो ठीक हो जाएगा। अगर माइनस डी क्यू चार्ज राइट वाले प्लेट से लेफ्ट वाले प्लेट पे आया इन द टाइम इंटरवल ऑफ डी टी, देन आई मस्ट बी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अरे कंडक्टर के पास फील्ड भी तो होना चाहिए। कंडक्टर के पास फील्ड होना चाहिए, सर्किट पूरा होना चाहिए। यहाँ तो सर्किट पूरा है, दो कंडक्टर को आजू बाजू में रख दो सर्किट पूरा हो जाएगा। करंट को फ्लो करने के लिए हमेशा क्लोज पाथ चाहिए। अगर अभी ओपन पाथ था कैपेसिटर,
तो अगर माइनस क्यू डी क्यू चार्ज अगर लेफ्ट प्लेट से राइट प्लेट से निकल के लेफ्ट प्लेट पे आ गया तो सर्किट पूरा हो गया, तो करंट का फ्लो होगा। दो कंडक्टर ऐसे रख दोगे सर्किट थोड़ी पूरा हो जाएगा, करंट का फ्लो हो जाएगा। नीचे लिखो, आरसी सर्किट एट एनी टाइम टी, आरसी सर्किट एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे आरसी सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा, ध्यान से सुनो। जैसे ये है हमारा वो आरसी सर्किट टाइम टी पे। अब आप कह रहे हो चूंकि डी क्यू चार्ज माइनस डी क्यू चार्ज आते 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 चार्ज की वैल्यू यहाँ बढ़ गई होगी, तो हम ये मान रहे हैं कि किसी टाइम टी पे यहाँ क्यू चार्ज आ गया होगा और यहाँ माइनस क्यू चार्ज आएगा। रेडियस आर है, रेजिस्टेंस आर है और करंट की वैल्यू आई है। और देखते हैं करंट का क्या होगा, ध्यान से देखते हैं, आ जाओ। अगर ध्यान से देखो तो अपने को कैपेसिटर के टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो समझ में आ रहा है किसी भी टाइम टी पे कैपेसिटर पे चार्ज है क्यू, कैपेसिटेंस है सी, तो उसका वोल्टेज हो गया क्यू बाई सी। और अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ऐसे भी समझ में आएगा कि ये कैपेसिटर इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में एक ऐसा बैटरी बनेगा, उसका ईएमएफ होगा क्यू बाई सी। एक वोल्टेज है ये वाला, एक वोल्टेज है ये वाला। मुझे एक बात देख के बताओ कि ये दोनों बैटरीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है अपोज? अरे सपोर्ट या अपोज? तो अगर अपने को करंट लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि जो करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी V माइनस क्यू बाई सी डिवाइडेड बाई आर। यानी इतना करंट आ जाएगा। मतलब किसी भी टाइम टी पे कैपेसिटर से पास होने वाला जो करंट होगा या सर्किट में पास होने वाला जो करंट होगा वो इतना आएगा। अब ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा क्यू की वैल्यू बढ़ेगी, और क्यू की वैल्यू अगर बढ़ रही है इसका मतलब आई की वैल्यू घटेगी। बोलो। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, और चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो करंट की वैल्यू घटती जाएगी। लेकिन लंबे समय के बाद, मतलब एट टी इज इक्वल टू इन्फानाइट, और कहते हैं उसको हम लोग स्टेडी स्टेट, लिख लो एट टी इज इक्वल टू इन्फानाइट, और एट टी इज इक्वल टू, या एट टी इज इक्वल टू इन्फानाइट और एट स्टेडी स्टेट, एस टी ई ए डी वाई, स्टेडी स्टेट, बहुत लंबे समय के बाद आई की वैल्यू कितनी होगी? हाँ, आई की वैल्यू जीरो होगी। तो मुझे एक बात बताओ, जब आई की वैल्यू जीरो होगी तो कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा? तो कैपेसिटर पे जो चार्ज आएगा वो सीधी आएगा।
है ना। का मतलब ये है कि इनफाइनाइट टाइम, चलो ऐसे बाद में लिखवाते हैं, रुक जाओ, लिखवा देंगे लास्ट में। मुझे एक बात बताओ, जैसे एक बार स्टेडी स्टेट अचीव हो गया तो कैपेसिटर चार्ज होना बंद, आगे ना। जो कैपेसिटर है उसका चार्जिंग प्रोसेस बंद हो जाएगा। हाँ सुनो, हम कह रहे हैं कि इनफाइनाइट टाइम के बाद कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, और उस समय हम देखेंगे कि कोई भी सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, उल्टा उस समय जो सर्किट में आई होगा वो और भी वीक होने वाला है। बोलो। तो आपको करना क्या है, सुनो, अब पूरी कंक्लूजन आपको लिखवा रहे हैं। एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो कैपेसिटर बिहेव्स लाइक, capacitor behaves like an ideal wire, the capacitor behaves like an ideal wire, and at t is equal to infinity, and at t is equal to infinity, the capacitor will behaves like open path, मतलब कंक्लूजन क्या है समझ लो। जब भी आपको आरसी सर्किट दिखे, एट टी इज इक्वल टू जीरो, आप कैपेसिटर को हटा के वहां पे तार लगा दो। तो जैसे ही हमने तार लगा दिया तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी हो गया, करंट की वैल्यू अपने आप ही भी बाजार हो गई। ये कहानी है, लेकिन एट टी इज इक्वल टू जीरो पे, टी इज इक्वल टू जीरो पे जहां जहां कैपेसिटर दिखे वो हटाओ और वहां पे एक आइडियल वायर लगा दो। वही आरसी सर्किट अगर आपको इनफाइनाइट टाइम पे मिले, इनफाइनाइट टाइम पे कैपेसिटर सर्किट को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। मतलब अगर आपको इनफाइनाइट टाइम पे सर्किट ऐसा बनाना है तो आप ऐसा बनाओगे और आप ये बोलोगे इनफाइनाइट टाइम के बाद कैपेसिटर से होके कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब कैपेसिटर्स ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू द सर्किट। कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू द सर्किट, बोलो हाँ कि ना। यानी जीरो टाइम पे आरसी सर्किट को एनालाइज करना हो, जहां जहां कैपेसिटर दिखे वहां पे आइडियल वायर जोड़ दो। लंबे समय के बाद सर्किट को एनालाइज करना है तो कुछ नहीं है, जहां जहां कैपेसिटर दिखे वहां पे ओपन पाथ छोड़ दो। अब आओ एक दो क्वेश्चन करते हैं, देखो तो आपको समझ में आएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखो इधर,
जैसे मान लो ये बैटरी है, फाइंड करंट इन द सर्किट at t is equal to 0 and t is equal to infinity। पता करो, जीरो टाइम पे हर ब्रांच से कितना कितना करंट होगा, इनफाइनाइट टाइम पे हर ब्रांच से कितना कितना करंट होगा, जल्दी बताओ। तो जीरो टाइम पे जहां जहां कैपेसिटर दिख रहा है वो बन जाएगा आइडियल वायर। फटाफट फाइंड करो। इनफाइनाइट टाइम पे बना लो। जीरो टाइम पे हर ब्रांच से कितना कितना करंट जाएगा, इनफाइनाइट टाइम पे हर ब्रांच से कितना कितना करंट जाएगा। जीरो टाइम पे आपको पता है जहां जहां कैपेसिटर दिखेगा हम उसको वायर बना देंगे, और एक बार वायर बन गया तो ये सर्किट हमारे लिए बिल्कुल आसान। देखो मैंने तार लगा दिया है, जीरो टाइम की बात कर रहा हूँ अभी। ये वाला टू आर, ये वाला आर, ये वाला आर, ये भी, क्या सबका इक्विवेलेंट निकाल सकते हो? तो पूरे का इक्विवेलेंट आ गया, कितना आ गया रे बोल, टू आर बाई थ्री प्लस आर, टू आर बाई थ्री प्लस आर यानी 5r/3। यहाँ से आ गया v/5r/3, तो ऐसा। यहाँ तक तो करंट ठीक आएगा, और आर है टू आर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, समझ में आ रहा है। ये वाला चूंकि आर है तो इधर से ज्यादा करंट जाएगा, यानी टू थर्ड इधर से जाना चाहिए, यानी कि 2/5r, और इधर से जाना चाहिए v/5r। ये तो हुआ जीरो टाइम की कहानी। इन्फानाइट टाइम पे मैंने बताया आपको कि इन्फानाइट टाइम के बाद कैपेसिटर अपने से होके कोई भी करंट का फ्लो अलाउ नहीं करता है, ऐसा। ओपन पाथ बना दिए। समझ में आ रहा है, जो भी करंट आएगा वो ऐसे फ्लो करेगा, यानी आई की वैल्यू हो गई v/3r। इधर रोने का जरूरत ही नहीं है आपको। चलो एक और देखते हो।
पता करो। Find current through each branch of the circuit at t is equal to 0 and at t is equal to infinite. जीरो टाइम पे जैसे ही कैपेसिटर को हटा के वहां तार लगाओगे तो राइट वाले दोनों 2R का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। करंट की वैल्यू आ जाएगी सिंपली E/R। और इनफाइनाइट टाइम के बाद चूंकि आप कह रहे हो कि कैपेसिटर के कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा, R2R और 3R ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में बैटरी का ईएमएफ ई है, तो करंट आ जाएगा E/3R। अरे बोलो। तो सन्नाटो बोल दो। तो सबको क्लियर है ये बात? चलो आगे लिखो। और ज्यादा क्लास ले नहीं पाऊंगा, एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ। जरूरी काम आन पड़ा, जाना पड़ेगा मुझे, तो थोड़ा सा काम करा देता हूँ, फटाफट आ जाओ देखो। जल्दी जल्दी आ जाओ। अरे आरसी सर्किट का बेसिक बेसिक आइडिया पता चल गया ना, कि जीरो टाइम पे क्या करना होगा, इन्फिनिट टाइम पे क्या करना होगा, जल्दी बोलो। अरे आरसी सर्किट का बिहेवियर जीरो टाइम पे इन्फिनिट टाइम पे मोटा मोटा मालूम चल गया कि नहीं चल गया, बताओ। आरसी सर्किट हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा केवल समझा दिए हैं, ठीक है ना, बहुत नहीं। चलो एक बात बताओ, देखते कौन बताएगा। कैपेसिटर में चार्ज मैक्सिमम कब होगा, जल्दी बोलो, इसी क्वेश्चन में जल्दी बोलेंगे। कैपेसिटर का चार्ज मैक्सिमम कब होगा, जीरो टाइम पे या इन्फिनिट टाइम पे? अरे आरसी सर्किट का नाम है रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सर्किट। इन्फिनिट टाइम पे मुझे एक बात बताओ, अगर हमको निकालना है कि कैपेसिटर का मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, हम निकाल सकते हैं क्या, तो हाँ। जब आपको ये मालूम है कि इन्फिनिट टाइम के बाद कैपेसिटर का चार्ज मैक्सिमम होगा, तो क्या करंट इन्फिनिट टाइम पे ऐसे दौड़ेगी, तो हाँ। करंट हमारा आ जाएगा E/3R, बोलो हाँ। करंट अगर इतना आ रहा है, तो हम अगर यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लें, मतलब यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लें, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा E/3R मल्टीप्लाइड बाई 2R, बोलो हाँ कि ना। यानी पोटेंशियल ड्रॉप मेरा आ गया 2E/3 का, ध्यान से सुनते जाओ। जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ से यहाँ का होगा, वही पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटर के टर्मिनल के क्रॉस का भी होगा, बोलो हाँ कि ना। अरे बोलो ना हाँ कि ना, जल्दी जल्दी। हमको यस नहीं हाँ चाहिए, हाँ। हाँ इसमें फील आता है ना। तो देखो, वोल्टेज मालूम है, कैपेसिटेंस मालूम है, क्या कैपेसिटेंस का चार्ज आ जाएगा CV, यानी कि कैपेसिटेंस पे चार्ज आ गया 2/3।
ये इस कैपेसिटर का मैक्सिमम चार्ज है। से ज्यादा चार्ज इस कैपेसिटर पे कभी भी नहीं आ सकता है। क्या बात समझ में आ गया क्या? चलो एक काम करो, एक मैक्सिमम चार्ज वाला और कर लेते हैं। वैसे अभी हम कुछ और बताना चाह रहे थे, लेकिन चलो आओ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो का अपने आप वीडियो रुक जा रहा है, चल पड़ रहा है, क्या हो रहा है रे तुम लोग का? अरे वीडियो नहीं रुकी, हम रुके हुए थे। अरे तुम लोग भी ना हद कर देते हैं। मनीष सर अभी एक मैसेज भेजा, हम ये पढ़ रहे थे, हम हिल नहीं रहे तो तुम समझ ले कि रुक गया है। अरे करंट नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए कैपेसिटर का मैक्सिमम चार्ज। मुझे कैपेसिटर का मैक्सिमम चार्ज चाहिए। फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज ऑन द कैपेसिटर। बताओ। अरे एक बात समझ में आ रहा है कि कैपेसिटर का चार्ज मैक्सिमम तब होगा जब एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी इन्फानाइट टाइम के बाद कैपेसिटर का चार्ज मैक्सिमम होना, और इन्फानाइट टाइम के बाद जो करंट दौड़ेगा इस सर्किट में वो दौड़ेगा ऐसे कि इन्फानाइट टाइम के बाद कैपेसिटर से होके कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता है, तो करंट दौड़ेगा E/3R। अब यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप अगर हम निकाल ले तो समझ में आ रहा है कि करंट आ गया E/3R का, इंटू मल्टीप्लाई कर दिए 2R से, तो 2E/3 आ गया। ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, क्योंकि यहाँ से कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो जो पोटेंशियल यहाँ का वही पोटेंशियल यहाँ का, यानी जो पोटेंशियल यहाँ का वही पोटेंशियल यहाँ का, यानी कैपेसिटर के टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इतना आ गया, सी से मल्टीप्लाई कर दिए, यही तो हमारा क्यू मैक्स होगा। अरे बोलो। कहाँ खो गए तुम लोग रे? अरे ये मैक्सिमम चार्ज वाले और कराऊं या समझ गए? अरे वीडियो पॉज नहीं हो रही है रे, हम हिलना बंद कर देते तुमको लगता है वीडियो पॉज होगी? अरे वीडियो ठीक आ रही है, देख जरा।
हाँ देख, सुन इधर। और थोड़ा बैटरी वाला काम और करते हैं, नीचे लिखो। ऐसे देखो, जैसे ये बैटरी है, बैटरी पे कोई चार्ज वार्ज नहीं है, बैटरी का कैपेसिटेंस है सी। हमने यहाँ लगा दिया एक बैटरी, बैटरी का ईएमएफ है वी, कैपेसिटेंस है सी। तो हमने बंद कर दिया जीरो टाइम पे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम इस कैपेसिटर को जीरो टाइम पे बंद कर देंगे तो आपको पता है कि बहुत लंबे समय के बाद जाके कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा, और कैपेसिटर के इस वाले प्लेट पे प्लस चार्ज आएगा, इस वाले पे माइनस चार्ज आएगा। कितना चार्ज आएगा बता सकते हो क्या मुझे? लंबे समय के बाद इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा? यस, सीवी। ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताओ, ये सारा का सारा चार्ज आखिरकार सप्लाई किसने किया है? तो बैटरी ने। तो मुझे एक बात बताओ, क्या वर्क डन बाय द बैटरी हम लिख सकते हैं क्या? वर्क डन बाय द बैटरी होगा V इंटू वी। बोलो हाँ कि ना। मुझे एक बात बताओ कि अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, अमाउंट ऑफ एनर्जी stored in the capacitor। क्या लंबे समय के बाद कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर है हम निकाल सकते हैं क्या? तो हाँ जी, हाफ सी वी स्क्वायर। अब एक बात बताओ, बैटरी ने एनर्जी दिया सी वी स्क्वायर, कैपेसिटर में स्टोर हुआ हाफ सी वी स्क्वायर, तो बाकी बचा हुआ हाफ सी वी स्क्वायर कहाँ गया? तो बाकी बचा हुआ सी वी स्क्वायर हीट के फॉर्म में बर्बाद हो गया होगा। अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड, अमाउंट ऑफ हीट liberated in the circuit is equal to हाफ सी। अब देखो, बड़ा छोटा सा और बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि बैटरी जो भी वर्क परफॉर्म किया, उसका आधा तो बैटरी कैपेसिटर में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, लेकिन आधा पार्ट हीट के फॉर्म में बर्बाद हो गया। अरे दिखाई पड़ा क्या? बोल दो। फिर गया। अब सुनो, जैसे हमने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया, मान लो कैपेसिटेंस से सीखा, इसको एक बैटरी से चार्ज कर दिए, इसका मान लो वोल्टेज है 2V, और चार्ज कैसे किए वो आप देख लो। तो चार्ज करने के बाद समझ में आ रहा है कि भाई इस कैपेसिटर के ऊपर यहाँ पे आ गया होगा प्लस चार्ज, यहाँ आ गया होगा माइनस चार्ज, इस पे चार्ज आ गया 2CV, पे आ गया -2CV। अब चार्ज करने के बाद हमने क्या किया, इसको एक बैटरी से जोड़ दिए, बैटरी से ऐसा जोड़े, बैटरी का वोल्टेज है V, कैपेसिटेंस है C। तो मुझे एक बात बताओ,
बहुत लंबे समय के बाद फाइनली कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा? 2 CV या CV? बोलो बोलो बोलो। हाँ, CV आएगा। क्योंकि ये आखिरकार पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो दादागिरी इसी का ही चलेगा। मतलब बहुत लंबे समय के बाद आप देखोगे तो ये कैपेसिटर आपको ऐसा दिखेगा। पे अपना प्लस चार्ज, पे अपना माइनस चार्ज, चार्ज है इस पे सी और इस पे माइनस सी। मुझे एक बात बताओ, इस केस में बैटरी ने वर्क किया है या बैटरी पे वर्क हुआ है? बताओ बताओ, बैटरी ने वर्क किया या बैटरी पे वर्क हुआ है? आप देख सकते हो कि पहले यहाँ 2 CV चार्ज था, अब वहां पे सिर्फ CV रह गया है, यानी चार्ज पक्का ऐसे आया होगा ये अमाउंट का। इसका मतलब इस बार बैटरी ने वर्क नहीं किया है, बैटरी पे वर्क हुआ है। तो बैटरी पे वर्क कितना हुआ है? तो अगर हम वर्क डन बाय द बैटरी लिखे, वो लिखा जाएगा P × V, लेकिन माइनस साइन के साथ, यानी -CV²। क्या कैपेसिटर के एनर्जी में जो बदलाव आया वो हम निकाल सकते हैं? तो हाँ, पहले जो बाद में जो कैपेसिटर की एनर्जी है वो है ½ CV², और पहले थी ½ C × 2V का स्क्वायर, यानी आ गया -3/2 CV²। बैटरी ने वर्क डन परफॉर्म किया इतना, इसमें स्टोर हुआ इतना, तो बताओ हीट कितना लिबरेट हुआ होगा? तो याद करो 11th का वो इक्वेशन, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू प्लस हीट लिबरेटेड इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सेल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो ये यहाँ है नहीं, इसका चक्कर है नहीं। सेल है तो उसका वर्क डन हम लिखेंगे डेल्टा यू, डेल्टा यू हमारा आ गया है -3/2 CV का स्क्वायर प्लस H इज इक्वल टू डब्ल्यू सेल, डब्ल्यू सेल इज -12 CV²। तो आप देख सकते हो H की वैल्यू आ जाएगी कितनी, स्क्वायर बाई 2। अरे बात समझे तो जरा मुंडी हिला दो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अरे बोल दो बोल दो। चलो एक और कराता हूँ ऐसी। जैसे ये कैपेसिटर है, तो चार्ज लेकिन ऐसे किया माइनस प्लस और 2V, चार्ज करके हम लाए इसको, यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज। इसको बंद कर दिया जीरो टाइम पे। बोला बताओ, अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड इन द सर्किट ड्यूरिंग लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। लंबे समय में बताइए सर्किट में कितना हीट लिबरेट होगा?
जल्दी जल्दी बताओ जरा। अब छोड़ूंगा क्लास, थोड़ा जाना है मुझे एक जगह। आज यहीं पे क्लास छोड़ूंगा। बताओ पहले फटाफट ये वाला कर लो, एक बार एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ। चलो यहाँ करके दिखाओ। अरे सबका एक ही आ रहा है ना, चेक कर लो भाई। तो दूसरा वाला ट्राई कर लो। पहले का पोटेंशियल v है, लेफ्ट वाला प्लस राइट वाला माइनस। सर्किट ओपन कहाँ है? आप तो दिखाई पड़ रहा है। इस कैपेसिटर को भी वोल्टेज से आपने चार्ज किया।
यानी इस पे आ गया सीवी चार्ज, इस पे आ गया माइनस सीवी चार्ज। फिर आपने इसको बंद कर दिया। बंद कर दिया तो इसका बैटरी का वोल्टेज 2 भी है, तो लंबे समय के बाद यहाँ चार्ज आएगा 2 CV, यहाँ आएगा -2 CV। पहले से सीवी चार्ज था, अब 2 CV चार्ज है, इसका मतलब बैटरी ने चार्ज फर्दर सप्लाई किया होगा सीवी। तो बैटरी का वर्क डन निकल आएगा CV × 2V। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर का निकाल लो। तो बोलो, तो क्लियर है क्या, बता दो। हाँ सिंपल है। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रहे, ये कोई रूल वूल मत बना लेना कि जितना बैटरी वर्क परफॉर्म करता है उसका आधा हीट के फॉर्म में बर्बाद होता है। अरे भाई यहाँ का वोल्टेज भी है, ये प्लस है, तो यहाँ पे प्लस सीवी चार्ज रहा होगा, लिख दिया यहाँ पे। बैटरी यहाँ 2V का लगा रखा है, तो फाइनली इस पे 2 CV प्लस में, इस पे 2 CV माइनस में। यानी वर्क डन बाय द बैटरी जो निकल आया वाया C/V, यानी आंसर हो गया 2C²। तो नहीं नहीं, वीडियो कहाँ रुक गया। अरे वीडियो चल रहा है, रुका हुआ है, देख। पॉज हो गया। अब अब ठीक है, देख। तो वर्क डन बाय द बैटरी तो आ गया। अब निकालेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बाद वाला हो गया ½ C × 2 और पहले वाला हो गया ½ CV²। है ना। ये मेरा आ गया 3/2², यानी 3/2² प्लस हीट लिबरेटेड इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सेल, क्योंकि ये 2², यानी एच की वैल्यू आ गई 1/2। अरे हम ये कह रहे हैं कि पहले इस पे सीवी चार्ज था, बाद में इसमें 2 CV चार्ज आया, यानी बैटरी ने एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई किया सीवी का। तो बैटरी ने वर्क डन परफॉर्म किया सीवी मल्टीप्लाइड बाई 2V, यानी आंसर आ गया 2 CV² का। बैटरी का अगर पोटेंशियल एनर्जी का बदलाव देखो, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी जो बाद में इसका है वो 2V है, तो ½ C 2V² कर दिए, और स्टार्टिंग में ½ CV² कर दिए। तो चेंज इन पोटेंशियल निकल आया। अब इक्वेशन लिख दिए, 3CV² प्लस अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड इज इक्वल टू W बैटरी। एच की वैल्यू इतनी आ गई। अरे बोलो, क्लियर है क्या अब। हाँ जी बताओ। इस तरह से आपको अप्रोच करना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन में, ये सर्किट वाले क्वेश्चन से जो हमें खूब दिखाई देंगे। जैसे और एक देख लो चाहो तो। एक कैपेसिटर को ऐसे चार्ज किया गया, ये प्लस ये माइनस, वोल्टेज V, कैपेसिटेंस C। ठीक है। और इस कैपेसिटर को जोड़ा गया ऐसे, यहाँ से चार्ज किए और चार्ज करके लाके इसको जोड़ दिए। जोड़े लेकिन ऐसे, का वोल्टेज है 2V।
पता करो अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड इन द सर्किट। अरे तो इसी में कई एग्जांपल आ चुका होगा। हर केस में ऐसा नहीं होता है, अभी जितने एग्जांपल कराए सब में थोड़े ऐसा हो रहा होगा कि जो भी वर्क डन आया है। ना ना, सब में हाफ कहाँ से आ जाएगा? सब में हाफ कहाँ से आएगा यार? इसी में करके देख तो देख कैसे आएगा। इसी वाले में करके देख। कोई नहीं आ रहा होगा, उल्टा इक्का दुक्का आ गया होगा स्टार्टिंग वाला, वो एक अलग बात है। कोई भी आधा नहीं आएगा। ये रूल होता ही नहीं है, बच्चे इसको रट लेते हैं। बताओ जरा क्या आएगा। पता करो, कैपेसिटर को हमने चार्ज करके बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, बताओ कितना अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होगा, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ क्या आ रहा है बताओ। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। देख लो, सबका अलग अलग आंसर है। अरे चेक करो बाकी। निशांत, शुभम। 9/2 आ रहा है, 7/2 आ रहा है, क्या आ रहा है बताना ठीक से। नहीं आ रहा है तो लाओ हम ही करते हैं, देखो। पे चार्ज है सीवी, इस पे है -CV। फाइनली इस पे आएगा 2CV और इस पे आएगा -2। यानी इस बैटरी ने जो चार्ज सप्लाई किया है वो सप्लाई किया है 3CV का। तो वर्क डन बाय द बैटरी जो हो गया वो तो सबसे पहले तो यही हो गया कि 3C मल्टीप्लाइड बाई 2V, यानी 6। ठीक है, डेल्टा यू देख लो।
फाइनल हो जाएगा हाफ इंटू का होल स्क्वायर, और स्टार्टिंग में आ जाएगा हाफ इंटू इंटू का स्क्वायर, यानी 3/2 सी वी स्क्वायर, तो डेल्टा यू हो गया। इसका मतलब हो गया कि भाई 3 सी यानी एच की वैल्यू जो है वो आनी चाहिए 6 - 3/2, यानी कि 9/2 सी वी स्क्वायर। अरे क्या कैलकुलेट कर रहे हो तुम लोग? चलो एक और दे देता हूँ कम से कम, एक और दे रहा हूँ, इस बार करके दिखाओ। को लाके यहाँ लगा दिया। ये 2v का है। पता करो। अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड इन द सर्किट। देख लो, सचिन का कुछ और आ रहा है, इसका कुछ और आ रहा है। बताओ क्या आ रहा है? ले, गजनी टू का भी आंसर गलत निकला है। अरे गजनी टू बोल।
अरे देख ले गजनी टू। अरे गजनी टू, सब क्वेश्चन एक है रे, क्या बार बार समझाऊं। इस पे -3 CV चार्ज आएगा, इस पे +3 CV चार्ज आएगा। फाइनली इस कैपेसिटर पे +2 CV आएगा, यहाँ -2 CV आएगा। -3 CV से +2 CV हुआ, यानी बैटरी ने 5 CV चार्ज सप्लाई किया होगा। यानी बैटरी का जो वर्क डन आएगा वो आएगा 5 CV मल्टीप्लाइड बाई 2V, यानी ये तो हो गया 10 CV स्क्वायर। ठीक है। अब आया कि भाई चेंज इन पोटेंशियल जी कैसे लिखा जाएगा, तो बाद वाला हाफ T × 2V का स्क्वायर -हाफ T × 3V का स्क्वायर +H = 10 CV का स्क्वायर। कितना आ जाएगा देखो जरा। तो 4 और उधर 9, यानी कि माइनस आ गया, यानी प्लस हो जाएगा, यानी 10 CV स्क्वायर। कुछ और आ रहा है? 15 आ रहा है क्या? तुम कहाँ 15 आ रहा है? नहीं, प्लस तो होगा, तो ये 25 आ गया ना, 25/2 आ रहा है। तुम लोग का तो 15/2 आ रहा है रे। ठीक तो किए ना कि ये वाला में ये वाला सब्ट्रैक्ट हुआ तो माइनस में आ, उधर गया तो प्लस हो गया। हाँ हाँ, सबने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है, सबने। अरे और भी ऐसे क्वेश्चन कराऊं क्या? वर्क से ज्यादा हीट लॉस कैसे हो सकता? अरे मेरे, वर्क से ज्यादा कहाँ हो रहा है रे? हाँ, पहले भी, पहले का कुछ रोल भी तो है देख ना। पहले जो बैटरी है तो चार्ज है, एनर्जी है। चलो आज यहीं पे क्लास छोड़ रहे हैं, तो मुझे जाना है कहीं। यहीं पे क्लास छोड़ देते हैं अब, हाँ। इसके नोट्स देखते हैं जनरेट होता है नहीं होता है, देखो रुको। 1 मिनट रुक जाओ।